हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के जो केमिस्ट्री है उसके चैप्टर 1 के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना कुछ देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11th के जो चैप्टर 1 है उसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। कहा गया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों ज़रूरी होता है। यानी जो रासायनिक समीकरण है उसको हम लोग संतुलित करते हैं तो संतुलित करना क्यों ज़रूरी है। गति बढ़ाने के लिए, ऊर्जा निकालने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण दिखाने के लिए, या गैस बनती है या नहीं यह देखने के लिए। तो 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण दिखाने के लिए। यानी द्रव्यमान संरक्षण दिखाने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का द्रव्यमान है और उत्पादों का द्रव्यमान है वो दोनों बराबर होना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 1 मोल नाइट्रोजन अणु यानी N2 का द्रव्यमान क्या होगा। तो N यानी नाइट्रोजन, N2 दिया है, उसका द्रव्यमान बोला गया है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है वो 14 होता है, और यहाँ पर 2 है इसलिए इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा आपका जाके 28 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 28 ग्राम इसका राइट आंसर। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि 10⁻³ को किस नाम से दर्शाते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो या सेंटी। तो 10⁻³ अगर -3 है तो उसको हम लोग कहते हैं मिली, यानी इसका ए नंबर राइट आंसर। यहाँ पे आप एक्सप्लेन में पढ़ सकते हैं कि 10⁻³ का ऐसा ही उपसर्ग मिली होता है, मिली। और उदाहरण के लिए जो 1 मिलीलीटर होता है वो होता है 10⁻³ लीटर, यानी 1 मिलीलीटर या 1 मिलीमीटर दोनों ही होता है 10⁻³ मीटर या लीटर होता है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि 0.5 मोल पानी H2O में कितने अणु होते हैं। तो 0.5 मोल अणु H2O में कितने अणु होते हैं, तो चलिए इसको एक्सप्लेन अच्छा से डिटेल से देखते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं कि 1 मोल जो बराबर होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। तो यहाँ पर कितना बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है 0.5, तो यहाँ पर 0.5 मोल में हो जाएगा, इंटू कर देंगे 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। तो इसका सही आंसर कौन बोला होगा, तो सही आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। आगे 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। कहा गया है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 10, 100, 500 या 1000 यानी 1000। तो 1 लीटर में जो होता है वो 1000 मिलीलीटर होते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। परमाणु है, अणु है, कण है या कक्षा है। तो रसायन विज्ञान की जो सबसे छोटी इकाई है वो परमाणु, यानी 6 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी परमाणु, यानी यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि परमाणु रसायन विज्ञान की सबसे छोटी इकाई जो किसी तत्व के रासायनिक गुणों को दर्शाता है। यानी परमाणु जो है यानी एटम जो है वो रासायनिक विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है जो किसी तत्व के रासायनिक गुणों को दर्शाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हैं 7 नंबर कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm दाब की स्थिति को क्या कहते हैं। एनटीपी कहते हैं, एटीपी कहते हैं, एसटीपी कहते हैं या आरटीपी कहते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm दाब की स्थिति को हम लोग एसटीपी कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं उसको। तो आप लोग इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन किया गया है कि एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी एसटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 atm दाब की स्थिति को कहते हैं एसटीपी। आगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर को पढ़ सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन अणु O2 का द्रव्यमान कितना होता है। तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, वो होता है 16। तो O2 यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है O2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। तो 2 इंटू अगर हम लोग 16 करेंगे तो होता है 32 ग्राम, यानी इसका 32 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। यानी 8 का आपका जाके सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 32 ग्राम। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि गैसों की संयोग मात्रा का नियम
किसने प्रस्तुत किया, यानी गैसों के जो संयुक्त मात्रा का नियम है वो किसने प्रस्तुत किया? डाल्टन ने किया, गे लुसेक ने किया, एवोगाड्रो ने किया या लवाइजिए ने किया? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, गे लुसेक ने किया। यानी आप लोग एक्सप्लेन को पढ़ सकते हैं कि, यानी इसको पढ़ सकते हैं कि गे लुसेक ने यह नियम दिया कि गैसें जब रासायनिक रूप से अभिक्रिया करती है तो वे निश्चित आयतन अनुपात में जुड़ती है। आगे आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को क्या कहा जाता है, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई को क्या कहा जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई को कहा जाता है एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, उसी को कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसी को कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी परमाणु द्रव्यमान को मापने की इकाई को एएमयू कहते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में किस नियम का पालन होता है, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में किस नियम का, ये वाला हम लोग अभी पढ़े, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरचना, यानी सी नंबर राइट आंसर। यानी समीकरण संतुलित करने के लिए हमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं, ये तो हम लोग अभी पढ़े। आगे 12 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 1 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना होता है? तो यहाँ पर CO2 कहा गया है, तो CO2 यानी कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, प्लस यहाँ पे O2 कहा गया है, O यानी O2 यानी 2 इंटू जो ऑक्सीजन यानी O, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16, तो कितना हो जाएगा? 16 दूने 32 और 12 हो जाएगा 44, यानी 44 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी अच्छा से किया गया, ये वाला आप पढ़ सकते हैं। आगे 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक मोल में कितने अणु होते हैं? एक मोल में कुल कितने अणु होता है? 6.022 इंटू 10⁻22 या बी नंबर है 6.022 यानी इंटू 10⁻23 या 3.011 इंटू 10⁻23 या 1.602 इंटू 10⁻−2, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक मोल में कुल कितने अणु होता है? 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, यानी एक मोल किसी भी पदार्थ में 6.022 इंटू 10⁻23 कण या अणु होते हैं, ये हो जाएगा। और इसे ही हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या इसे ही हम लोग कहते हैं, यानी एक मोल में किसी पदार्थ में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। आगे 44 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन ने दिया, प्राउस्ट ने दिया, लवाइजिए ने दिया या बॉयल ने दिया? तो निश्चित अनुपात को जो नियम दिया था वो हो जाएगा प्राउस्ट ने दिया, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राउस्ट ने क्या कहा था? तो प्राउस्ट ने कहा था कि एक यौगिक हमेशा समान तत्वों के निश्चित अनुपात में बनता है। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और ये सबसे हल्का तत्व है, यानी 15 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पढ़ सकते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 AMU, जो सबसे हल्का तत्व है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ में यदि 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हो तो वो किसके बराबर होगा? तो वो किसके बराबर होगा? 1 ग्राम के, 1 मोल के, 100 मोल के या 12 मोल के? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर होगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि पानी यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या होगा? तो ये क्या होगा, चलिए देखते हैं। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बोला गया है, तो कितना होगा? यानी H2O कहा गया, यहाँ पे H2O कहा गया, यहाँ पे H2O में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसका द्रव्यमान का अनुपात बोला है। तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1 और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2:2 यानी अनुपात हो जाएगा 16। तो 2:16 यहाँ पे कट जाएगा 1 और ये 8, यानी 2 के 2 और 8 दूने 16 से कट जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:8, यानी 1:8, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 17 का सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेन भी अच्छा से किया गया, इसको भी आप पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं अपने कॉपी में। 80 नंबर यानी 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऐसा इकाई नहीं है? तो हम लोगों को बताना है कि इनमें से जो कौन ऐसा इकाई नहीं है। तो ये वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इनमें से बताना है हम लोग को कि ऐसा यूनिट में कौन वाला नहीं है, तो आप लोग ये वाला आंसर आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि 10⁻⁻6 का ऐसा उपसर्ग क्या है? तो 10⁻⁻6 का ऐसा उपसर्ग क्या है? नैनो है, माइक्रो है, मिली है या पिको है?
तो 10⁻⁻6 का जो SI उपसर्ग है वह हो जाएगा माइक्रो, यानी 19 का बी नंबर राइट आंसर। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि 10⁻⁻6 को माइक्रो कहा जाता है, इसका चिन्ह ये वाला होता है म्यू। आगे जो 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई पदार्थ निश्चित अनुपात में ही संयुक्त होता है तो ये किस नियम का उदाहरण है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, निश्चित अनुपात, यानी 20 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हैं कि O3 को किस नाम से जाना जाता है। तो O3 को किस नाम से जाना जाता है, ऑक्सीजन, ओजोन, ऑक्साइड या डाइऑक्साइड। तो O3 को जो है वो हम लोग ओजोन के नाम से जाना जाता है, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ सकता है, लिखा गया है कि क्या लिखा गया है कि O3 को ओजोन कहते हैं जो ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉफ है और वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को रोकता है। O3 क्या करता है, वायुमंडल में पराबैंगनी जो किरणें हैं उसको रोकता है। आगे आप लोग 22 क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि 10⁻⁹ को किस उपसर्ग से दर्शाते हैं। तो 10⁻⁹ जो है उसको किस उपसर्ग से दर्शाता है, माइक्रो, नैनो, पिको या मिली। तो 10⁻⁹ है उसको नैनो से दर्शाता है, यानी 22 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक जो नैनोमीटर होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर। तो अगर आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।